नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि कितना ज़्यादा हमारे इंडिया में पहले भेदभाव होता था कास्ट को लेकर। जो अपर कास्ट थे वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानते थे और जो लोअर कास्ट थे वो अपने आप को हमेशा इन्फीरियर मानते थे, मतलब कि नीचा, मतलब कमज़ोर समझते थे बेसिकली। लेकिन हम लोग आज यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि आखिर इक्वालिटी कैसे आ सकता है, बराबरी कैसे आ सकता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। तो उसी को हम लोग ना यहाँ पे नाम दे देंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि बराबरी कैसे आ सकता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम टू ओवरकम डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ द सोसाइटी। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने वाले लोग थे वो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उनके मन में ना ये बहुत ख्याल सता रहा था, उनको तंग कर रहा था कि जब यहाँ पे अभी जैसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी हम आपको बता रहे हैं। मतलब जिस समय पे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था उस समय पे इंडिया में कास्टिज्म बड़े लेवल पे था, यानी कि भेदभाव वाला जो समस्या था वो बड़े लेवल पे था। तो जो हमारे संविधान को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो बना रहे थे उनको ऐसा अनुभव हो गया था कि जब अभी इतना ज़्यादा कास्ट को लेकर भेदभाव हो रहा है तो आने वाले समय में और ज़्यादा भेदभाव हो सकता है। तो इन्होंने संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा बदलाव किया जिसके वजह से आज भी भेदभाव कास्ट को लेकर नहीं देखने को मिलता हम लोगों को कहीं पे। कहने का मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था बेसिकली। देखिए, दलित्स, वोमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स। दलित का मतलब लोअर कास्ट, वोमेन मतलब महिलाएं, ट्राइबल्स मतलब आदिवासी लोग और पीजेंट्स मतलब बेसिकली किसान। तो इन सभी ने फाउट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइव्स। इन सभी ने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ा है, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने संघर्ष किया है, प्रोटेस्ट किया है, नारेबाजी इन्होंने किया है। क्यों किया है? क्योंकि इनके साथ ही सबसे ज़्यादा बुरा व्यवहार होता था, अन्याय होता था इनके साथ। तो इन्होंने ही आवाज़ उठाया है सबसे ज़्यादा। दलित हो गया, फिर से आदिवासी लोग हो गया, महिलाएं हो गई, किसान हो गए, इन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है, तो इन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाया है। ठीक है, आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स। दलित का बात करें, जो लोअर कास्ट थे उनके लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ किसने उठाया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उठाया है। क्यों उठाया भाई? क्योंकि ये भी खुद लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। कहने का मतलब ये हो गया कि जो दलित है, जिसको हम लोग लोअर कास्ट बोलते हैं, इनके लिए सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? भीमराव अंबेडकर जी ने किया है, क्योंकि ये खुद भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक ना। अगला है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वेयर कंसिडर्ड इक्वल। हमारा जो आज का इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नज़रिए में सब आदमी क्या है बताइए? इक्वल है, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब आपस में इक्वल है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। सबके पास बराबर अधिकार है और सबके पास मौका भी बराबर है। मौका मतलब नौकरी पाने का, पढ़ाई करने का, जॉब करने का, सबके पास सब कुछ बराबर है। अब डिपेंड ये करता है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं। ज़्यादा अच्छा मेहनत करेंगे, ज़्यादा अच्छा जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा, है ना। क्या डाउट था अमृत, पूछूं? नहीं, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फादर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि हमारे पूरे संविधान को यानी कि हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को भीमराव अंबेडकर जी ने खुद लिखा है, नहीं। लिखे बहुत सारे लोग मिल के, लेकिन उन सबका जो लीडर था वो कौन था? लिखने का जो पूरा जो कमेटी था, बहुत सारे जो लोग थे, उन सबका लीडर कौन था? भीमराव अंबेडकर था। इसीलिए हम कह देते हैं उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नहीं, गांधी जी बस उसमें देखते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सही और क्या गलत है। गांधी जी का कोई रोल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बस वो चेक करते थे कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को क्या मिला हुआ है? बराबर राइट मिला हुआ है, बराबर अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, यानी कि सबके पास अधिकार बराबर है, मौका अलग है, अवसर अलग है, सबके पास सब चीज़ एकदम इक्वल है, मतलब सबके पास बराबर है। आगे, अनटचेबिलिटी हैड बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। अनटचेबिलिटी जो है यानी कि छुआछूत वाला जो बीमारी था, छुआछूत मतलब लोअर कास्ट को अपर कास्ट टच भी करना पसंद नहीं करते थे। इसको क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से हमारे संविधान से हटा दिया गया। यानी कि हमारे संविधान में साफ साफ लिख दिया गया कि अनटचेबिलिटी जैसा कुछ चीज़ नहीं है। मतलब कि लोअर कास्ट अब नहीं है, सब आम आदमी, अब सब बराबर है, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब आपस में क्या है?
इक्वल है। इसको हमारे संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से लिख दिया गया। तो अनटचेबिलिटी हैड बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून के हिसाब से अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अनटचेबिलिटी मतलब वही वाला कि अपर कास्ट लोअर कास्ट को छूना तक पसंद नहीं करते थे, है ना, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और आज हम लोग क्या देखते हैं, चाहे अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट हो, सब आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, है ना। आगे, पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। आज हम लोग इतने ज़्यादा एकदम स्वतंत्र हैं, हम लोग आज इतना ज़्यादा एकदम आज़ादी के करीब, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग आज आज़ाद हैं कि हम लोग जो काम करना चाहे वो काम अपने मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा पहले था? नहीं। पहले क्या, मान लीजिए पहले जो कोई लोअर कास्ट का बच्चा था तो वो चाह के भी दूसरा काम नहीं कर सकता था। उनके लिए काम क्या था? बाथरूम साफ करना, कचरा उठाना, मरे हुए जानवर को गांव से बाहर फेंकना, उनके लिए ये काम था। लेकिन आज क्या ऐसा है? नहीं। आज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कामों को करना चाहते हैं। आपका जिसमें मन लगता है आप वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। सरकारी नौकरी जो वो सबके लिए आज खुला हुआ है। लेकिन पहले के समय में लोअर कास्ट के लोगों के लिए सरकारी नौकरी खुला हुआ नहीं था, उसमें केवल अपर कास्ट के लोग जाते थे या फिर मिडिल कास्ट के लोग जाते थे, लोअर कास्ट के लोग उसमें नहीं जाते थे। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, लोअर कास्ट भी जा रहा है और अच्छा खासा उसमें जॉब कर भी रहे हैं। पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। आज लोगों के पास पूरी आज़ादी है कि वो जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहे वो कर सकती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको वो फॉलो करना चाहती है उसको फॉलो कर सकती है आसानी से। जो लैंग्वेज बोलना चाहते हैं लोग वो बोल सकते हैं, जैसा फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, पर्व त्यौहार वो मना सकते हैं, और जिस तरीके से रहना चाहें वो रह सकते हैं पूरी तरीके से। मतलब कोई रोक टोक अब लोगों के ऊपर ऐसा रोक टोक नहीं है। आगे, देयरफॉर इंडिया बिकेम ए सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इंडिया हमारा क्या एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है ऐसा कंट्री जहाँ पे हर प्रकार के रिलीजन को बराबर अधिकार दिया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, जैन, बौद्ध, ईसाई, सब कुछ हमारे इंडिया में है। लेकिन क्या सब आपस में बराबर है कि नहीं है? सब आपस में बराबर है, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्युलर कंट्री। तो इंडिया हमारा क्या है? एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है ऐसा कंट्री जहाँ पे हर रिलीजन को बराबर अधिकार दिया गया है। तो वैसी बात है भाई, इंडिया में सब रिलीजन को बराबर अधिकार दिया है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री? बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। और यहाँ पे किसी के साथ क्या आज भेदभाव होता है? नहीं होता। चाहे वो अपर कास्ट हो चाहे वो लोअर कास्ट हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं स्पेशल तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हम आपको यहाँ पे ना स्पेशल टॉपिक में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम सबको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उनसे हम लोगों को सीख लेना चाहिए। मतलब हम लोगों को खुद को इंस्पायर करना है। किससे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनका जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट से भरा हुआ था। इसके बावजूद इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वो काम क्या किया इन्होंने? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना। समझ में आ रही है बात? तो इनके लाइफ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए इनके बारे में ज़रा हम लोग बात करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें लिखे हुए, तो सारे पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा आपको सुनने में भी लगेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म हुआ था 1891 में और इनका डेथ हुआ कब? 1956 में। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। इनका डेथ हुआ 1956 में, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? 1891 में हुआ था। ठीक है, लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो ये लगभग कितना हो गया इधर भाई? इधर हो गया 9 साल और इधर हो गया 56, 60 और 5 65, यानी कि 65 ईयर्स के आसपास डॉक्टर भीमराव जी जिए हैं। उनका जो लाइफ टाइम पीरियड है वही है, लगभग कितना? 65 ईयर्स के आसपास ये जिए हैं पूरी तरीके से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ 1891 में और इनका मृत्यु हुआ 1956 में। कहने का मतलब भारत को आज़ादी दिलाने के बाद इनका मृत्यु हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। आगे बढ़ते हैं। इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रोल इन्हीं का था हमारे संविधान को लिखने में। बहुत सारे लोगों का और भी रोल था, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल किनका था? इन्हीं का था, क्योंकि बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये दलित कास्ट से आते थे और दलित कास्ट के लोगों को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो इतना ज़्यादा कैसे पढ़ लिख लिए? ये पढ़े थे बेसिकली विदेश में जाके, फॉरेन कंट्री में जाके इन्होंने पढ़ाई किया था, क्योंकि उनको पता था भारत में तो पढ़ने को मिलेगा नहीं हमको, तो ये पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए?
विदेश चले गए, और विदेश में कोई भी भेदभाव नहीं होता था, वहाँ पे कोई भी पढ़ सकता था। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। ही इज़ द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स एंड ही फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हर प्रकार के लोग पसंद करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये किसके लीडर के तौर पे उभर के आए सामने? दलित के। देखो, चाहे वो अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, हर प्रकार के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा किसके बीच में पॉपुलर थे? दलित के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि ये खुद भी क्या थे? खुद भी दलित थे। इसलिए दलित के लोग इनको सबसे ज़्यादा, मतलब दलित के लोग इनको भगवान मानते थे उस समय पे। क्यों भगवान मानते थे भाई? क्योंकि दलित के लोगों को उन्होंने बहुत सारे अधिकार दिलाए हैं। तो वैसी बात है, दलित के लोग इनको क्या मानेंगे? भगवान मानेंगे, और मानते भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वॉज बोर्न इन टू द महर कास्ट विच वॉज कंसिडर अनटचेबल। इनका जो जन्म हुआ था वो महर कास्ट में हुआ था। ये कास्ट का नाम है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यादव, बनिया, भूमिहार, राजपूत, ये जो हम लोग कास्ट बोलते हैं, उसी प्रकार से कास्ट क्या है? महर कास्ट। और ये महर कास्ट बेसिकली लोअर कास्ट के कैटेगरी में आता है, और महर कास्ट के लोगों को अपर कास्ट वाले लोग टच करना तक पसंद नहीं करते थे। कहने का मतलब ये हो गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो किस कास्ट में हुआ था? महर कास्ट में हुआ था। और महर कास्ट कैसा कास्ट था? लोअर कास्ट था, जिसको कि अनटचेबल भी हम लोग कह सकते हैं, यानी कि अपर कास्ट के लोग उसको टच करना तक पसंद नहीं करते थे। तो जरा सोचिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कितना समस्या का सामना किया होगा। इनको ना ही मंदिर जाने का परमिशन था, ना ही इनको पूजा पाठ करने का परमिशन था, ना ही इनको कुएं से पानी भरने का परमिशन था, ना ही इनको स्वतंत्र रूप से पढ़ने का अधिकार था। बिल्कुल हर तरीके से इनके ऊपर पाबंदी लगा हुआ था। लंदन गए थे पढ़ने के लिए। लंदन, आपका जो सवाल है कि सर ये कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, इन्होंने पढ़ाई कहाँ पे किया है? लंदन में किया है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer। देखो, ये इंडिया में जो महर कास्ट था उस समय पे, समझना ध्यान से, क्या महर कास्ट केवल एक ही जगह पे थे क्या इंडिया में उस समय पे? पूरे इंडिया में फैला हुआ था, है ना? तो ये भारत का एक लौता ऐसा आदमी, पहला ऐसा आदमी बने जिन्होंने अपने कास्ट के अंदर कॉलेज डिग्री पूरा किया था। जरा आप इमेजिन करो, आप जरा सोचो कि आज तक इनके कास्ट से कोई भी आदमी कॉलेज तक का पढ़ाई कंप्लीट नहीं किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहला ऐसा इंसान बने अपने कास्ट का जिन्होंने कॉलेज तक का पढ़ाई क्या किया? कंप्लीट किया। बात समझ आ रही है? और वो भी कहाँ पे कंप्लीट किया था भाई? किया तो खैर इंडिया ही में था, जैसे मन तैसे, मतलब इनको पढ़ने का हालांकि उतना परमिशन नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही चोरी छुपे जैसे भी इन्होंने पढ़ा, लेकिन उन्होंने पहली बार अपना कास्ट के अंदर एजुकेशन पूरा किया। इसके बाद फिर वो कहाँ चले गए पढ़ने के लिए? इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड के बाद एक समय पे लंदन भी गए थे। लंदन में भी जाके इन्होंने अपना पढ़ाई किया है, कोई डाउट इसमें? और वहाँ पे इन्होंने बेसिकली पढ़ाई किसी का क्या था? लॉयर का, जो वकील होते हैं ना, उनका इन्होंने पढ़ाई किया था। आगे बढ़ते हैं। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल एंड कॉलेज। जब ये पढ़ाई करके पूरा इंडिया लौटे तो इनके पास नॉलेज बहुत हो चुका था। इन्होंने दलित लोगों को कहा कि अपने अपने बच्चों को कहाँ भेजो? स्कूल भेजो पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय पे दलित लोग अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते नहीं थे। क्यों नहीं भेजते थे? क्योंकि बेसिकली अपर कास्ट वाले लोग इसको रोकते थे, मारते थे, पीटते थे कि तुम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेज रहे हो। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने कास्ट के सारे लोगों को क्या किया? इनकरेज किया। किस चीज़ के लिए? बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि उनको पता था बच्चे पढ़ लिखेंगे तो क्या होंगे, उनका नॉलेज बढ़ेगा और उनके साथ कोई भेदभाव भी नहीं कर पाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, ही हैड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। इन्होंने ही, मतलब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वजह से ही लोअर कास्ट के लोग भी कहाँ जाने लग गए? मंदिरों में जाना चालू कर दिए। कहने का मतलब इनके पहले क्या दलित के लोग मंदिर में जाते थे? नहीं जाते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वजह से ही लोअर कास्ट भी कहाँ जाने लगा? मंदिर और पूजा पाठ करने लग गया, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अधिकार उनके बारे में बात किया था। मतलब कि दलित लोगों का जो अधिकार है उनके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा बात किया था, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा इन्होंने दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2 पॉइंट इसमें और लिखा हुआ है। लेटर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। अब देखो, हालांकि ये बिलोंग तो करते थे लोअर कास्ट से, लेकिन बाद में ये कन्वर्ट हो गया किस कास्ट में?
बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। मतलब समझ रहे हो बात को, मतलब कि ये थे तो हिंदू ही, लेकिन हिंदू में भी कौन थे, ये लोअर कास्ट थे। अब ये किस में चले गए, कौन से रिलीजन में, बुद्धिज्म में चले गए, ठीक है ना। और बुद्धिज्म में क्यों गए पता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता था। भेदभाव कहाँ होता था, लोअर कास्ट में होता था, हिंदू के अंदर लोअर कास्ट में भेदभाव होता था, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पसंद नहीं था। इसीलिए ये लोग मतलब कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कर लिए, अपने कास्ट को बदल के बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, और बुद्धिज्म में कहीं पे भी कोई भेदभाव नहीं होता था। बुद्धिज्म इंडिया में है, बुद्धिज्म इंडिया में भी है, चाइना में भी है, बुद्धिज्म जापान में भी है, अलग अलग जगह पे है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कास्ट को छोड़कर वो किस में कन्वर्ट हो गए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। नहीं, इंडिया ही में, इंडिया ही में उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया। मतलब कि अपना जो रिलीजन था वो पहले हिंदू में थे, और हिंदू में भी कहाँ थे, वो लोअर कास्ट में थे, लेकिन अब वो किस रिलीजन में चले गए, बुद्धिज्म में चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि बुद्धिज्म में अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, सारे लोग उसमें इक्वल होते हैं। तो इनको बड़ा अच्छा लगा बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म में वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिए पूरी तरीके से, ठीक है। आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में बहुत सारे ग्रेटेस्ट लीडर हमारे हुए हैं, जिनमें से हमारा एक और कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, हु शेयर द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन which took place in 1901 when he was just 9 years old। यानी कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ग्रेट लीडर हुए हैं, उनमें से हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी हैं, जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि दलित था। बेसिकली कास्ट कौन सा था, दलित, जो कि लोअर कास्ट की कैटेगरी में आता था। इन्होंने बहुत ज़्यादा भेदभाव अपने लाइफ में सहा है, और इन्होंने पहली बार कास्ट को लेकर जो भेदभाव उन्होंने झेला, वो कब झेला था, 9 साल की उम्र में झेला था। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ हमारे चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। सीखना ये चाहिए कि इनके पास पढ़ने का कोई उपाय नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, स्कूल में इनको जाने का परमिशन नहीं था। इसके बावजूद ये हिम्मत करके कैसे भी करके कॉलेज का पढ़ाई पूरा करते हैं, और ये अपने कास्ट का सबसे पहला आदमी बनता है इंडिया में जिन्होंने कॉलेज का पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड के बाद वो फिर लंदन में गए थे, वहाँ पे जाके इन्होंने पढ़ाई किया। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, इन्होंने 1-2 सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं किया है, इन्होंने 3-4 सब्जेक्ट में पीएचडी किया है। सोचो, हम लोग एक सब्जेक्ट में पीएचडी करने में दिमाग खराब हो जाता है हम लोगों का, बुढ़ा जाते हैं हम लोग, 30 साल 35 साल तक का हम लोगों का उम्र हो जाता है। इन्होंने 3-4 सब्जेक्ट में पीएचडी किया था, तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि इंडिया के अंदर लोअर कास्ट से बिलोंग करना और इतने बड़े लेवल पे पढ़ाई करना, और सबसे बड़ी बात लोअर कास्ट से आना, पढ़ाई करना, इंग्लैंड जाना, लंदन जाना, लॉयर का पढ़ाई करना, और इससे भी इम्पोर्टेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिख डालना, बहुत बड़ी बात है कि नहीं। और हमारे जीवन में थोड़ा सा समस्या आता है, हम लोग रोने लग जाते हैं, लेकिन आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को देखिए और इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप नहीं बल्कि हम भी सीख सकते हैं बहुत कुछ, कोई डाउट इसमें। चलिए, इस तरीके से हमारे चैप्टर और चैप्टर के साथ हमारे पूरी तरीके से टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।